एंड वेलकम टू लतीफ़ सरस कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ आसिफ रफ़ीक विद अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। गाइस, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई खैर मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी दुआ है आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले और जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो आपको उसमें सिलेक्शन मिले। तो गाइज़, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम साइमन कमीशन तक डिस्कस किए थे और आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ नेहरू रिपोर्ट, जिन्नाज 14 डिमांड्स एंड पूर्ण स्वराज को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, चले बढ़ते हैं अपने लेक्चर के और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विद द नेहरू रिपोर्ट। गाइस, आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बोला था एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुआ करता था ब्रिटेन में, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता था ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, जिसको कहा जाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उस टाइम जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे वो थे लॉर्ड बर्किनहेड। और इस लॉर्ड बर्किनहेड ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक बाइटिंग स्टेटमेंट, एक इंसल्टिंग रिमार्क इंडियंस को दिया था कि इंडियंस में ये कैपेबिलिटी नहीं है, इंडियंस में ये ताकत नहीं है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाए। ये चैलेंज, ये बाइटिंग रिमार्क, ये स्टेटमेंट दिया था उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसका नाम था लॉर्ड बर्किनहेड। उसके बाद जब ये स्टेटमेंट इंडियंस तक पहुंचा, व्हेन दिस स्टेटमेंट बिकम नोन टू इंडियंस, इसने इंडियंस के कॉन्साइनस को टच किया, इसने हर्ट किया इंडियंस को कि उन्होंने कैसा स्टेटमेंट दिया कि इंडियंस में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाए। इस चैलेंज को आंसर देने के लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इंडिया में जितने भी पार्टीज़ थे उस टाइम, जितनी भी रीजनल पार्टीज़ थी या नेशनल पार्टीज़ थी, ऑल इंडिया कांग्रेस थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, या हिंदू महासभा थी, या जितने भी और रीजनल पार्टीज़ थी, वो तमाम पार्टीज़ ने एक कॉन्फ्रेंस की इन फरवरी 1928। फरवरी 1928 में इन तमाम पार्टीज़ ने एक कॉन्फ्रेंस की और एक कमेटी अपॉइंट की, जिसके चेयरमैन बनाए गए मोतीलाल नेहरू और उसके बेटे जवाहरलाल नेहरू को इस कमेटी के सेक्रेटरी बनाए गए। और इस कमेटी को, दिस कमेटी वाज टास्क्ड टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इट्स ओन। खुद आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए इंडिया के लिए ताकि हम आंसर दे पाए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड बर्किनहेड को। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेहरू रिपोर्ट जिस कमेटी ने बनाया उस कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो आपको आंसर करना है मोतीलाल नेहरू। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वायर द चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट? चीफ आर्किटेक्ट्स नेहरू रिपोर्ट के कौन रहे हैं? तो आपको आंसर करना है मोतीलाल नेहरू एंड तेज बहादुर सैपरू। ये आपको गाइस इम्पॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद बहुत महीने लगे इस कमेटी को नेहरू रिपोर्ट तैयार करने के लिए, एंड फाइनली दिस रिपोर्ट वाज फाइनलाइज्ड बाय दिस कमेटी बाय अगस्त 1928। ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स लगे और अगस्त 1928 में इस कमेटी ने नेहरू रिपोर्ट को फाइनलाइज किया और नेहरू रिपोर्ट को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पे रखा। तो गाइज, ये था बैकग्राउंड, क्यों नेहरू रिपोर्ट बनाया गया बाय इंडियन लीडर्स, किसकी वजह से, क्या रूट्स थे, क्या बैकग्राउंड था कि नेहरू रिपोर्ट को बनाया गया। उसके बाद इस नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट्स रखे गए, क्या क्या रिकमेंडेशंस इस नेहरू रिपोर्ट में रखे गए। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस लिखे हैं। पहली जो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी दैट वाज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स ओनली इन प्रोविंसेस वेयर दे वर इन अ माइनॉरिटी। यानी कि जो मुस्लिम्स थे, चूँकि आपको पता है मुस्लिम्स भी इंडिया में रहते थे उस टाइम। एट दैट टाइम इंडिया वाज नॉट बाइफर्केटेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, ये खाली एक कंट्री हुआ करती थी। तो यहाँ पर बहुत सारे एरियाज़ थे जहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे और बहुत सारे एरियाज़ थे जहाँ पर मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे।
तो इस कमेटी ने कहा कि आप सीट्स को रिजर्व कीजिए मुस्लिम्स में ओनली इन दोज प्रोविंसेस, उन जगहों में जहाँ पर ये माइनॉरिटी में है। जहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं वहाँ पर इनके लिए सीट्स रिजर्व नहीं रखनी है। फॉर एग्जांपल पंजाब में थी उस टाइम मुस्लिम्स मेजॉरिटी में, तो वहाँ पर नहीं रखनी है सीट्स रिजर्व। खाली आपको याद रखना है माइनॉरिटी एरियाज में ही आपको उनके लिए सीट्स रिजर्व रखनी है। दिस वाज द फर्स्ट रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट, एबॉलिश सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी कि इस रिपोर्ट में लिखा गया था जॉइंट इलेक्टोरेट्स। जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मैंने पिछले लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स किसे कहते हैं। और आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं कि पहली बार मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स किस एक्ट विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट केम अप विद द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर बोलोगे। तो इसने कहा कि जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स आपने फलाना एक्ट में इंट्रोड्यूस किया है इसको आप ख़त्म कीजिए और जॉइंट इलेक्टोरेट्स स्टार्ट कीजिए। उसके बाद थर्ड डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग फॉर सेपरेट प्रोविंस इन सिंध एंड फुल फ्लेजेड प्रोविंस इन NWFP, यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। जो मुस्लिम लीग बहुत अरसे से डिमांड कर रहे थे कि हमें दो प्रोविंसेस बना दीजिए, एक सिंध की प्रोविंस और दूसरी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये पॉइंट भी, ये डिमांड भी, उनकी मुस्लिम लीग्स की डिमांड भी इस रिपोर्ट में रखा गया। उसके बाद डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत अरसे से डिमांड करते आ रही है कि हमें डोमिनियन स्टेटस दीजिए, हमें इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हम अपनी गवर्नेंस खुद चलाएंगे, बट मास्टर जो रूल अल्टीमेट रहेगा वो ब्रिटेन का ही रहेगा, ब्रिटिश का ही रहेगा। उसके बाद इंडिया जो है ये एक फेडरेशन होगी, यानी कि बहुत सारी स्टेट्स का एक फेडरेशन होगी विथ बाइकेमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। जिस तरीके से इस टाइम सेंट्रल लेजिस्लेचर जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं वो बाइकेमरल हैं, यानी कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा हैं। इसी तरीके की बात नेहरू रिपोर्ट ने भी की थी 1927-28 में कि इंडिया एक फेडरेशन होगी स्टेट्स की, और यहाँ पर जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा उसके दो हाउसेस होंगे, ये बात भी इसने कही थी। एंड मिनिस्ट्री वुड बी रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कि एग्जीक्यूटिव वुड बी रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। उसके बाद रेसिडुअरी पावर्स विद द सेंटर, जो रेसिडुअरी पावर्स हैं जो इस टाइम जिस टाइम मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम रेसिडुअरी पावर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को दिया है, और यही बात नेहरू रिपोर्ट में भी लिखी गई थी। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गाइस आप कंफ्यूज नहीं होना, GGI का मतलब होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दीजिए। ये बात भी किसने कही थी? नेहरू रिपोर्ट ने। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिइटरेट द एम्फेसाइज ऑन दिस पॉइंट, कि आप इस पॉइंट को कभी भी भूलिएगा नहीं। नेहरू रिपोर्ट ने कितने फंडामेंटल राइट्स रिकमेंड की थी? तो 19 फंडामेंटल राइट्स वर रिकमेंडेड बाय द नेहरू रिपोर्ट इन 1928। आपके लिए क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइम इंडियन सिटीजन्स को कितनी फंडामेंटल राइट्स देता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे, लेकिन आपको याद रखना है नेहरू रिपोर्ट ने 19 फंडामेंटल राइट्स को अपने रिपोर्ट में लिखा था। इसके बाद जब इस नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे रखा गया, उसके बाद दिसंबर 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है जो कलकत्ता में होता है, और वहाँ पर मेजॉरिटी वोट के साथ इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। यानी कि ज़्यादातर लीडर्स, जो ज़्यादातर मेंबर्स INC के थे, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद कांग्रेस एक अल्टीमेटम, एक वार्निंग देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये हमारा रिपोर्ट है, ये हमारी डिमांड्स हैं, आप इन डिमांड्स को एक्सेप्ट कीजिए बाय दिसंबर 31, 1929। ये डेट आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है। दिसंबर 31, 1929 तक आपको ये सारी डिमांड्स एक्सेप्ट करने हैं। अगर आप इन डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हम आगे जाके फ्यूचर में एक मास मूवमेंट
लॉन्च करेंगे। और आगे जाके आपको पता होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक मास मूवमेंट लॉन्च किया जाता है जिसको कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। लेकिन गाइस मैं आपको बताते चलूँ, दिस रिपोर्ट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं वो अपना रवैया चेंज करते हैं और दे डिमांडेड पूर्ण स्वराज एज इट इज गोल। तो गाइज अब हम डिस्कस करेंगे पूर्ण स्वराज, लेकिन पूर्ण स्वराज से पहले एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट स्लाइड मैंने आपके लिए लाई है, दैट इज जिन्नाज 14 पॉइंट्स या जिन्नाज 14 डिमांड्स। तो चूंकि इस नेहरू रिपोर्ट में आपने देखा है कि पहली बात मुस्लिम्स को जिसने हर्ट किया, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स पर मुस्लिम्स ओनली इन प्रोविंसेस वेयर दे आर इन माइनॉरिटी, तो जहाँ पर वो मेजॉरिटी में थे उनको ख़त्म, ठीक है। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम्स को दिए गए थे उसको भी ख़त्म कीजिए, ये बात भी नेहरू रिपोर्ट ने की, जिसकी वजह से जो मुस्लिम लीग थी, जो अली मोहम्मद जिन्ना थे जिसने मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया था, उसने इस नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, इसको सपोर्ट नहीं किया और उसने अपनी डिमांड्स तैयार की ऑन 9 मार्च 1929, जिसको हम कहते हैं 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। 14 पॉइंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जिन्ना ने अपने इस लिस्ट में 14 डिमांड्स रखे थे, इसलिए इसको 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना कहा गया। और जो ये 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना है, इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम जो मुस्लिम लीग थी, दीज 14 पॉइंट्स बिकेम द बेस ऑफ ऑल फ्यूचर प्रोपेगेंडा ऑफ द मुस्लिम लीग। और गाइस मैं आपको बताते चलूँ, जो ये 14 पॉइंट्स हैं ये आपको याद नहीं रखने हैं, विच इज़ वाई आई फाउंड देम रिडंडेंट टू मेंशन इन माई लेक्चर। आपको 14 पॉइंट्स याद नहीं रखना है, आपको इतना याद रखना है कि जिन्नाज 14 पॉइंट्स 9 मार्च 1929 में रखे गए। क्यों रखे गए? क्योंकि जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज़ पूर्ण स्वराज। गाइज इससे पहले जब हमने साइमन कमीशन डिस्कस किया था, इसमें मैंने एक बात बोली थी, स्नैप रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज, जो 1927 में आया था। लेकिन आपको ये कंफ्यूज नहीं करना है विद द पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट आज़ादी। लेकिन जो स्नैप रेजोल्यूशन था उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं कहा गया था। पूर्ण स्नैप रेजोल्यूशन वाज अ टाइप ऑफ ए डिमांड फॉर डोमिनियन स्टेट्स। और गाइस अब मैं पूर्ण स्वराज का बैकग्राउंड आपको पहले दूंगा। आपको याद होगा जब हमने साइमन कमीशन पढ़ा था, विच वाज ड्यू इन 1929 में साइमन कमीशन को आना था, लेकिन साइमन कमीशन को 1927 में ही बनाया गया। और इसका रीज़न मैंने आपको बोला था कि अब ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाले थे। जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो फेयरफुल थी, उन्हें ये डर था कि अगर हमने इलेक्शन हार दिया लिबरल पार्टी के आगे तो फिर वो साइमन कमीशन को भेजेंगे और पता नहीं वो इंडियंस को क्या साइमन कमीशन में क्या क्या कॉन्सेशंस देंगे। तो यही फिर मैं आपको यही बात रिपीट करवाना चाहता हूँ कि 1929 में लेबर पार्टी केम इनटू पावर इन इंग्लैंड on the expectations of the conservative party. they lost the elections in Britain और लेबर पार्टी इंग्लैंड में पावर में आती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बनते हैं रैमसे मैकडोनाल्ड 1929 के इलेक्शंस में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और लेबर पार्टी ब्रिटेन में पावर में आती है। और जो ये लेबर पार्टी थी, इट वाज मेड ऑफ लिबरल्स, इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो लिबरल थे, वो कंजर्वेटिव माइंड के नहीं थे, दे वर ऑफ लिबरल माइंड, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि हमें इंडियंस को कंसेशंस देनी है। जो इंडिया में तशद्दुद चल के आ रहा है, जो इंडिया में जुल्म हो रहा है, हमें इसे अब ख़त्म करना है और जितने भी डिमांड्स हैं इंडियंस की, हमें इनको अच्छे से देखना है और हमें इनको वो डिमांड्स फुलफ़िल करनी है, उनकी ये डिमांड्स। तो इन डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने उस टाइम के वीसराय को बुलाया, जो उस टाइम लॉर्ड इरविन थे।
उसको इंग्लैंड में बुलाया और उससे बातचीत की। और जब लॉर्ड इरविन वापस इंडिया में आए और उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि वी अफर्म्ड द अटेनमेंट ऑफ डोमिनियन स्टेटस वाज इम्प्लिसिट इन मोंटेगो चिलमफोर्ड्स रिफॉर्म। गाइस, इसका मतलब है कि लॉर्ड इरविन ने कहा है कि जो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड आप बहुत अरसे से कर रहे हो वो ऑलरेडी हमने मेंशन किया है मोंटेगो चिलमफोर्ड्स रिफॉर्म। मोंटेगो चिलमफोर्ड्स रिफॉर्म का दूसरा नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये दूसरा नाम था मोंटेगो चिलमफोर्ड्स रिफॉर्म का। तो लॉर्ड इरविन ने जब ये स्टेटमेंट दिया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में मेंशन है कि आपको डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, तो इसकी वजह ये स्टेटमेंट, ये डिक्लेरेशन लॉर्ड इरविन ने दिया था दीपावली। दीपावली एक जगह है इंडिया में, वहीं पर ये दिया गया था, इसलिए इस डिक्लेरेशन को कहते हैं इंडियन हिस्ट्री में दीपावली डिक्लेरेशन। गाइस, ये पॉइंट जर्नल नॉलेज में नहीं मेंशन किया होता है और जितने भी एडवांस्ड बुक्स हैं उनमें भी नहीं ऑलमोस्ट मेंशन किया होता है। तो प्लीज़ आप इस दीपावली डिक्लेरेशन को याद रखिए और अपने नोट्स में उतारिए। उसके बाद जब ये डिक्लेरेशन दी गई, इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड इंडिया। इंडिया में भी इससे बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि जो इंडियन लीडर्स थे वो बहुत अरसे से डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे थे, जबकि वो पहले से उनको दिया गया था इन मोंटेगो चिलमफोर्ड्स रिफॉर्म। और आउटसाइड इंडिया इनके इंग्लैंड में भी इससे बहुत सारा हलचल हुआ क्योंकि विंस्टन चर्चिल जो इस से पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि गिविंग ए डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया वाज अ क्राइम। ये एक क्राइम है अगर आप डोमिनियन स्टेटस इंडिया को दोगे। तो जब इतना इनसाइड इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया प्रेशर बना ओवर द लिबरल पार्टी, ओवर द रैमसे मैकडोनाल्ड, दे रिफ्यूज्ड टू गिव एनी कमिटमेंट टू इंडियंस अबाउट द डोमिनियन स्टेटस। उन्होंने रिफ्यूज़ किया और उसके बाद जो इंडियन लीडर्स थे वो 23 दिसंबर 1929 में मनी कांग्रेस लीडर्स वेंट टू वेसराय, वो लॉर्ड इरविन के पास गए और कहा कि हमें आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। आपने पहले ये कहा कि दिस वाज इम्प्लिसिट इन मोंटेगो चिलमफोर्ड्स रिफॉर्म और अब आप नहीं मान रहे हो, हमें इस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए। उसके बाद गवर्नर जनरल ने रिफ्यूज़ किया, उसने कहा हम इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्हें बहुत सारा प्रेशर इंग्लैंड में भी बहुत सारा अपोजिशन का फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से दे रिफ्यूज टू गिव एनी कमिटमेंट। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो महात्मा गांधी थे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा बट टू लॉन्च पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल। उसके बाद 1929 जवाहरलाल नेहरू को इलेक्ट किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सेशन इन 1929। लेकिन आपको याद रखना है इस जवाहरलाल नेहरू को 18 मेंबर्स में 15 ने अपोज किया था, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी उसमें 18 मेंबर्स थी, लेकिन 18 में 15 ने इसको अपोज किया था कि हम इसको प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे। इसके बावजूद भी महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को इस सेशन का प्रेसिडेंट बनाया और ये सेशन फिर 21 दिसंबर 1929 में हुआ ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। गाइस, ये रिवर आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है। कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट इज गोल। इसके बाद 26 जनवरी 1950 गांधी जी ड्राफ्टेड द पूर्ण स्वराज प्लेज एंड फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स टिल 1947 कांग्रेस सेलिब्रेटेड 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे। गाइस, जब 21 दिसंबर 1929 में इस पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया गया एज द गोल ऑफ कांग्रेस, उसके बाद 26 जनवरी 1950 में 19 गाइस सॉरी ये आपको यहाँ पर गलत है, यहाँ पर 26 जनवरी 1920, हाँ ठीक है गाइस, उस जो गांधी जी ने सॉरी गाइस यहाँ पर 1950 नहीं है, यहाँ पर 1930 हैं, 26 जनवरी 1930
गांधी जी ने खुद पूर्ण स्वराज प्लेज बनाया और फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स टिल 1947 कांग्रेस सेलिब्रेटेड 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे। और क्वेश्चन पूछा जाता है पहला इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1930। ये आपको याद रखना है ये डेट। पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया 26 जनवरी 1930। क्यों? क्योंकि इसी दिन गांधी जी ने पूर्ण स्वराज प्लेज तैयार किया था। और दैट इज़ वाई 26 जनवरी को मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे हर साल। और इसी दिन 26 जनवरी 1915 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स किया गया, यानी कि इसको लागू किया गया। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 2 प्रोपागंडाज बनाए। फर्स्ट, जितने भी इलेक्शंस फ्यूचर में होने वाले हैं हम उनको बाइकआउट करते हैं, और जो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं हम उनमें एंटर नहीं करेंगे। और आगे जाके हम एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे जिसका नाम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत ही अलग अहमियत है गाइज। ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैं अपना लेक्चर यही पे एंड करता हूँ। इफ़ यू फाइंड माई वीडियोज़ हेल्पिंग यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और मैं क्विज़ भी कंडक्ट कर रहा हूँ लतीफ़ सर के टेलीग्राम चैनल पे 10 PM रात को। तो गाइस जिसको जो भी इंटरेस्टेड है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके बाय, थैंक।